हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सेट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, भौतिकी विज्ञान का पार्ट 1 जो है हमने आपको जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो हम करवा दिए थे 1 से लेकर 55 तक। आज हम करेंगे भौतिकी विज्ञान का पार्ट 2। उसमें 1 से लेकर 55 तक क्वेश्चन जो करवाए हैं, आप अगर नहीं बनाए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये भी जो 56 से आज हम बताएंगे ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है। 1 नंबर ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बी नंबर ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और सी है न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका आंसर जो है बी नंबर होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, और पास्कल जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही होता है। और 1 नंबर देखिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है यह त्वरण का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र क्या है? आपको इसमें से बताना है। ए नंबर ऑप्शन है टी बराबर पाई रूट अंडर एल जी, बी में है टी बराबर 4 पाई रूट अंडर एल बाई जी, सी नंबर ऑप्शन है टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी और टी बराबर 2 पाई रूट अंडर 2l बाई जी। आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। इसका आंसर है सी नंबर, टी बराबर 2 रूट अंडर एल बाई जी। अगला 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लंबवत तरंग इनमें से कौन है? अनुदैर्घ्य है, अनुप्रस्थ है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है बी नंबर, लंबवत तरंग जो होता है अनुप्रस्थ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला 59 नंबर, किस तरंग की दिशा समानांतर है? यहां पर था कि लंबवत तरंग कौन सा है और यहां पर है समानांतर कौन है। तो आप इसमें भी आपको मालूम चल गया होगा, जब लंबवत अनुप्रस्थ है तो समानांतर कौन सा होगा? अनुदैर्घ्य। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है 59 का। 60 नंबर देखिए, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती है? ऑप्शन है फोटोन, बोटोन, सी नंबर में है दोनों। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर 1 होगा फोटोन। अगला देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य परिसर होता है कितना? ऑप्शन देख लीजिए, 10 के पावर -3 मीटर से 10 के पावर -2, बी नंबर में 10 के पावर 14 मीटर से 10 के पावर 4 मीटर, सी में 10 के पावर -14 मीटर से 10 के पावर 4 मीटर और डी में 10 के पावर -14 मीटर से 10 के पावर -4 मीटर। आपको इसका आंसर बताना है। 61 का है सी नंबर ऑप्शन, 10 के पावर -14 मीटर से 10 के पावर 4 मीटर। अगला देखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग इनमें से कौन नहीं है? गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरण या फिर कैथोड किरण। इनमें से कौन है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं है? तो कैथोड किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन से है ये आप देख लीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है? गामा किरणें, एक्सरे किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक किरणें, लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे। ये सब जितने भी है ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इसके अलावा जो भी दे आपको, कैथोड दो, एनोड दे या कुछ भी दो, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। और इसका जो आविष्कारक कौन है, जैसे गामा किरणें का आविष्कारक कौन है? तो गामा का है बैकुरम। तो आगे आपको एक्सरे का, पराबैंगनी का, दृश्य का, ये सब आपको बताना है और कमेंट में बताइएगा कि इसका आविष्कारक कौन है। अगला 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, तरंग चाल बराबर क्या होता है? ऑप्शन देखिए, आवृत्ति बटा तरंगदैर्घ्य, बी में है आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य, सी में है आयाम गुने आवृत्ति और डी में है आयाम गुने तरंगदैर्घ्य। आपको बताना है कि तरंगदैर्घ्य बराबर क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य। गामा किरणें का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन है बैकुरन, पॉल बिलॉर्ड, रदरफोर्ड, रोंटगन। इसका आंसर है गामा किरणें का नामकरण किसने किया था? तो सी नंबर, रदरफोर्ड ने। आगे देखेंगे, ध्वनि क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की चाल माध्यम में घटते क्रम में आपको बताना है। गैस में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम द्रव में होता है, उससे कम ठोस में होता है। या फिर बी नंबर ऑप्शन में देखिए, गैस में होता है, ठोस में होता है और उससे कम द्रव में होता है। उससे देखिए सी नंबर ऑप्शन देखिए, सबसे ज्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है और उससे कम गैस में होता है। उसी तरह डी में ऑप्शन है, ठोस में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम गैस में होता है और उससे कम द्रव में होता है। आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर है सी नंबर,
सबसे ज्यादा जो है ध्वनि की चाल ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है और सबसे कम जो है ध्वनि की चाल गैस में होता है। आगे देखिए, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलती है? आपको बताना है, चाल नहीं बदलती है कि तरंग दैर्घ्य नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है या फिर आयाम नहीं बदलती। आपका इसका आंसर बताना है। तो जब भी ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या नहीं बदलता है? तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे वायु में प्रति 1 डिग्री सी ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल डैश बढ़ जाती है। ऑप्शन आपके पास है 61 मीटर प्रति सेकेंड, 0.1 मीटर प्रति सेकेंड, 0.61 मीटर प्रति सेकेंड या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। वायु में प्रति 1 डिग्री सी ताप बढ़ने पर 0.61 मीटर प्रति सेकेंड चाल जो है उसका बढ़ जाता है। आगे देखेंगे, ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है ध्वनि के किस लक्षण के कारण? ऑप्शन देखिए, प्रबलता, तारत्व, गुणता या फिर सभी के कारण। तो 68 का आंसर है 1 नंबर। प्रबलता के कारण जो है ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। और देखिए, आपसे पूछेगा कि मोटा और पतला किसके कारण सुनाई देता है? तो मोटा और पतला जो है तारत्व के कारण ध्वनि सुनाई देता है। किसी का आवाज मोटा है, किसी का पतला है, तो ये किसके कारण पता चलेगा? तारत्व के कारण। और तेज और मंद सुनाई देता है प्रबलता के कारण। इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। घरों के लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं किस में? श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समांतर क्रम में। आपको ये बताना है ऑप्शन। 69 का आंसर है सी नंबर, समांतर क्रम में। घरों के में लगे पंखे बल्ब आदि किस में लगे होते हैं? तो ये लगे होते हैं समांतर क्रम में। आगति चालक का लक्षण क्या है? ऑप्शन रहेगा उच्च पारगम्यता, बी नंबर में रहेगा निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता और अनंत पारगम्यता। आपको बताना है कि अति चालक का लक्षण क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है आंसर सही, उच्च पारगम्यता। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालक के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, यह सस्ता होता है, यह बहुत टिकाऊ होता है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। आपको इसका ऑप्शन बताना है 71 का ऑप्शन। आप समझ गए होंगे कि क्या होगा। अब बताते हैं हम कि डी नंबर इसका ऑप्शन सही है। इसका विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला मिश्र धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होता है, निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है, निम्न प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होता है या फिर उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है। 72 का आंसर होगा सी नंबर, निम्न प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होता है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। विद्युत फ्यूज में जो इस्तेमाल किए जाने वाला मिश्र धातु होता है उसका दोनों जो है निम्न होता है, निम्न प्रतिरोध भी होता है और निम्न गलनांक भी होता है। और लड़का कंफ्यूज करके मारता है क्या? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। ऑप्शन नंबर 1 मार देता है। लेकिन यहाँ देखिए सी नंबर ऑप्शन होगा निम्न प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। 73 नंबर क्वेश्चन देखें, कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? निकेल है या फिर कोबाल्ट है या क्रोमियम या फिर तांबा है? आपको बताना है कि इसमें कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो 73 का ऑप्शन जो है क्रोमियम होगा, सी नंबर। अब देखिए, अनुचुंबकीय पहचानने का भी ट्रिक है। देखिए, जिसमें यम लगा रहेगा वो अनुचुंबकीय होगा। जैसे देखिए, प्लेटिनियम यम लगा हुआ है, क्रोमियम में यम लगा हुआ है, सोडियम में यम लगा हुआ है, एल्युमिनियम में यम लगा हुआ है, सिर्फ एक ऑक्सीजन को छोड़ के। अब आप ट्रिक से पहचान जाइएगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है। तो जिसमें यम लगा रहेगा, यम ये वाला यम वो अनुचुंबकीय है। जैसे क्रोमियम हुआ, प्लेटिनियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सोडियम हुआ। और एक ऑक्सीजन भी अनुचुंबकीय पदार्थ है, यह इसको आप याद रखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आगे देखेंगे, कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? लोहा, बिस्मथ, निकेल या फिर कोबाल्ट? तो 74 का इसका आंसर होगा बी नंबर, बिस्मथ। बिस्मथ जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। आगे 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, धारा मापी, वोल्ट मीटर, विद्युत मोटर या फिर जनित्र। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जनित्र। जनित्र यानी कि हिंदी में लिखा हुआ है, ये होता है जनरेटर। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है।
ऑप्शन देख लीजिए, फैराडे का नियम, लेंस का नियम, ओम का नियम या फिर फ्लेमिंग का नियम। इसका ऑप्शन ए नंबर सही होगा, फैराडे का नियम। फैराडे के नियम पर विद्युत मोटर जो है सिद्धांत कार्य करता है। अगला 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेंज का नियम किसके लिए आवश्यक है? ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, रेखीय संरक्षण या फिर कोणीय संरक्षण। तो इसका भी आंसर देखिए 1 नंबर होगा, ऊर्जा का संरक्षण। आगे देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर, नाभिक का आकार होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 9 मीटर, 10 के पावर माइनस 3 मीटर या फिर 10 के पावर माइनस 15 मीटर। इसका आंसर होगा डी नंबर, 10 के पावर माइनस 15 मीटर। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, परमाणु की त्रिज्या होती है 10 के पावर माइनस 10, 10 के पावर माइनस 9, 10 के पावर माइनस 3, 10 के पावर माइनस 15। तो देखिए दोनों क्वेश्चन हम इसलिए एक साथ दे दिए हैं। नाभिक का अगर आकार आपसे पूछे तो 10 के पावर माइनस 15 मीटर मारिएगा, और परमाणु की त्रिज्या आपसे अगर पूछे तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर। इस क्वेश्चन में लड़का अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आप याद रखिएगा नाभिक का आकार होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर और परमाणु की त्रिज्या होती है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। आगे देखिए, नाभिकीय त्रिज्या मापने का सही मापन कौन है? माइक्रोफोन, मिलीमीटर, एंगस्ट्रम या फिर फॉर्मी। देख लिए, तो 80 का आंसर होगा डी नंबर, फॉर्मी। आगे देखिए, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? ऑप्शन देखिए, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, या फिर एसी को डीसी में प्रयुक्त होता है। इस क्वेश्चन में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो गया, क्योंकि ट्रांसमीटर जो है एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आगे, 82 नंबर, एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाला युक्ति कौन है? तो एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाला युक्ति, ऑप्शन देख लीजिए, इन्वर्टर रहेगा, ट्रांसफार्मर रहेगा, रेक्टिफायर रहेगा, ट्रांसमीटर रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी है, रेक्टिफायर। इसको आप ध्यान से याद रखिएगा, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है रेक्टिफायर, और ट्रांसमीटर जो है एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का कार्य करता है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए अगला, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ऑप्शन देखिए, 1483 मीटर प्रति सेकंड, 1533 मीटर प्रति सेकंड, 1213 मीटर प्रति सेकंड या फिर 5130 मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर है 1 नंबर, 1483 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए, इसमें ये जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपसे जल का ही पूछें, किसी भी पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ सकता है वायु में ध्वनि की चाल, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, समुद्री जल, पारा, कांच, एल्युमिनियम हुआ, चाहे लोहा हुआ, इन सभी को आपको याद करना पड़ेगा। आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। वायु में होता है ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड, हाइड्रोजन में होता है 1269, कार्बन डाइऑक्साइड में 260 है। उसी तरह से आ गया, आप याद कर लीजिए। इसमें सभी इंपोर्टेंट है, इसका कोई भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। आगे देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा कितनी डेसिबल है? यानी कि जो मनुष्य जो है अधिकतम कितने डेसिबल तक आवाज को सुन सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, 94। आगे देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर, 15 मीटर या फिर 10 मीटर या फिर 25 मीटर। इसका आंसर होगा 1 नंबर, 17 मीटर। ये लगभग में है 17 मीटर, लेकिन इसे इस होता है 16.6 मीटर, लेकिन यह लगभग में रहेगा 17 मीटर आपका ऑप्शन। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना सेकेंड तक रहता है? 1/5, 1/2, 1/10 या फिर 1/12। तो इसका आंसर होगा 1/10, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे देखेंगे, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई पड़ती है, किस कारण? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, दोनों या फिर व्यक्तिकरण। इसका आंसर होगा बी नंबर, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण जो है ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई पड़ती है। आगे देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन, जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंग एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को ध्वनि का क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, ध्वनि का व्यक्तिकरण, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन या फिर ध्वनि का विवर्तन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ये होगा 1 नंबर ऑप्शन, ध्वनि का व्यतिकरण। आगे देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है उपकेंद्रक, विसरण, अभिकेंद्रीय या फिर
अपकेंद्रीय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, अपकेंद्रीय। आगे देखिए, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाती है कैसा? अधिक लंबा, वही रहेगा, गोलाकार या फिर अधिक छोटा? तो क्या रहेगा इसका? बी नंबर ऑप्शन है, वही रहेगा। भारहीनता की अवस्था में जो है मोमबत्ती का ज्वाला जो है का आकार जो है वही रहता है, उसमें कोई भी लंबा छोटा कुछ नहीं होता है। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है या फिर भार घट जाती है या फिर भार बढ़ जाता है या ऊर्जा कम हो जाती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, अणुओं की चाल बढ़ जाती है। आगे देखिए, 92 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? ऑप्शन देख लीजिए, 90 डेसिमल, 60 डेसिमल, 120 डेसिमल या फिर 40 डेसिमल। इसका आंसर होगा 60 डेसिमल। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? 60 डेसिमल। पीछे 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्कॉटिक विज्ञान संबंधित है किससे? प्रकाश से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है, जलवायु से संबंधित है या फिर धातु से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर। ये जो है स्कॉटिक्स जो है विज्ञान जो है संबंधित है ध्वनि से। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन देखिए, 1.99, 1.33, 2.33 या फिर 4.8। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। आगे देखिए, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम दोनों एक साथ डाल दिए हैं। पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33 और हीरा का अपवर्तनांक होता है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 2.42। और यहाँ आगे देखिए, ऑप्शन जो है यहाँ पर आगे 1.33 तो पानी का हो गया और 2.42 ये हो गया हीरा का, और 1.52 जो है यह है क्राउन कांच का, और 1.65 जो है यह फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक होता है। बता दिए, लेकिन एग्जाम में दो ही पूछता है, पानी और हीरा। आगे देखिए, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, पानी में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, रेगिस्तान में मरीचा का बनना या फिर कोई नहीं। तब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है सी नंबर ऑप्शन होगा, रेगिस्तान में मरीचा का बनना। आगे देखिए, 97 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत वेव थ्योरी किसने दिया है? ऑप्शन है न्यूटन, थॉमस यंग, हाइजेन या फिर मैक्सवेल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, हाइजेन। आगे देखिए, पृथ्वी का कक्षतल चंद्रमा के कक्षतल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? ऑप्शन देखिए, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री। इसका आंसर होगा 1 नंबर, 5 डिग्री। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 1 जूल, 4.186 जूल या फिर 4.186 गुने 10 के पावर 3 जूल या डी नंबर 41 जूल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल होता है। और यहाँ सी नंबर ऑप्शन देखिए, 4.186 गुने 10 के पावर 3 जूल है। तो 1 किलो कैलोरी अगर पूछेगा, 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? तो 4.186 गुने 10 के पावर 3 जूल। आगे देखिए, वर्षा के बिंदु गोलाकार होता है किसके कारण? ऑप्शन देख लीजिए, सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरण घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण या फिर वर्षा जल की श्यानता के कारण। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, सतही तनाव के कारण। आगे देखिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1870 में, 1960 में, 1950 में या फिर 1971 में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है 1971 में लागू किया गया था। आर्कटिक किस देश से संबंधित है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस या फिर स्पेन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ग्रीस। आगे देखिए, ऊपर फेंकने वाली वस्तु को त्वरण क्या होती है? तो ऊपर जो आप वस्तु फेंकते हैं, यह गुरुत्व के विपरीत दिशा में आप फेंक रहे हैं, तो इसका हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। 103 का आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन, ऋणात्मक। क्योंकि आप ऊपर जब भी कोई वस्तु फेंकिएगा तो वो गुरुत्व के विपरीत दिशा में फेंक रहे हैं, और जो नीचे आएगा वो धनात्मक होगा, और ऊपर फेंकने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है? तो हमेशा ऋणात्मक होता है। आगे देखिए, भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी से कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है? तो ये 30,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर या फिर 3,600 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा सही, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 10.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड
या फिर 112 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर नंबर 1 होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी के लिए पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर आप कोई वस्तु पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ऊपर फेंकिएगा तो वस्तु वो जो है पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, वो पलायन कर जाएगा। आगे देखिए 106 नंबर क्वेश्चन, बाइफोकस लेंस का आविष्कारक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, डनलप, हॉरेनशॉट या फिर रॉल्फ वेजवुड। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। 1 पाउंड कितना ग्राम के बराबर होता है? 400 ग्राम, 300 ग्राम, 410 ग्राम या फिर 500, सॉरी डी नंबर है 453 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 453 ग्राम के बराबर। आगे देखिए 108 नंबर क्वेश्चन, जल यानों में सही समय का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सिनेमेटोग्राफ, कोमोमीटर, क्रोनोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा क्रोनोमीटर। आगे देखिए, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फिर फोटोन। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डी नंबर इसका आंसर होगा फोटोन। 110 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समांतर प्रकाश पुंज, सतित प्रकाश पुंज, आश्रित प्रकाश पुंज या सभी कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, संतृप्त प्रकाश पुंज होता है। दोस्तों आज हम भौतिकी विज्ञान का 110 क्वेश्चन में हमने पूरा कर दिया। इसी तरह का VVI क्वेश्चन के लिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।